25 साल का हो चुका था और आज भी वो उसी बात को लेके परेशान रहता है कि कैसे उसके पिता और भाई इस दुनिया से चले गए। संजय के पिता और उसके भाई के जाने के बाद से संजय का गांव संजय के लिए एक जेल सा बन गया था। वहाँ की हवा में अब संजय को बदबू सी आने लगी थी, जिसकी वजह से वो अपने गांव को छोड़कर कई सालों पहले ही शहर में आ गया था अपनी माँ के साथ। संजय अपनी माँ के साथ उस गांव से तो दूर आ गया था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहता था कि उसके पिता और भाई की मौत आखिर हुई कैसे, क्योंकि उसके पिता और भाई की लाशें कभी मिली ही नहीं। यही सवाल संजय को खाए जा रहा था। संजय अपने बेड से उठा और किचन में पानी पीने के लिए गया। किचन की बोतल उसने उठाई और पानी पिया और उसने एक फ़ैसला लिया कि अब कई सालों बाद वो अपने गांव में वापस जाएगा और अपने पिता और भाई की मौत का पता लगाएगा। अगले ही सुबह उसने अपनी माँ से ये बात बताई और जैसे ही उसकी माँ को पता चला कि संजय अपने गांव वापस जा रहा है, वैसे ही संजय की माँ के हाथ पैर फूल गए। संजय की माँ को काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि उसके पति और उसके बड़े बेटे की तरह कहीं संजय की मौत भी ना हो जाए, और इसी घबराहट और डर की वजह से वो नहीं चाहती थी बिल्कुल भी कि संजय अपने गांव वापस जाए। संजय की माँ ने संजय को अपने गांव वापस जाने से साफ साफ मना कर दिया, और जब संजय की माँ ने संजय को अपने गांव वापस जाने से मना किया तो संजय ने कहा कि माँ देखो, मैंने कई सालों से आपके कहने पर अपने आप को रोक रखा है और वो सवाल मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है कि आखिर मेरे बड़े भैया और मेरे पिताजी की मौत आखिर हुई कैसे, ना ही उनकी लाशें मिली, और इस बात का पता लगाए बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं वापस अपने गांव जा रहा हूं और बिना इस बात का पता लगा कि मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई की मौत के पीछे किसका हाथ है, मैं वापस नहीं लौटूंगा। और ये बात सुनते ही संजय की माँ रोने लगी और उसने बताया कि संजय के पिता और संजय के बड़े भाई की मौत के पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं है। और इसके जवाब में संजय ने वापस पूछा कि अच्छा, पिताजी और बड़े भैया की मौत के पीछे फिर किसका हाथ है? मेरे बड़े भैया और पिताजी भी आप जानती ही हैं, शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ थे और उनकी मौत प्राकृतिक रूप से तो नहीं हो सकती। उनकी मौत के पीछे किसी न किसी का तो हाथ है, और जब तक मैं उसको ढूंढ के उसको सज़ा नहीं दे दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा माँ। संजय की माँ काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका आखिरी जीने का सहारा संजय भी वो खो दे। और जब संजय नहीं मान रहा था तो संजय की माँ ने इतने सालों बाद संजय को बताया कि उसके पिता और भाई की मौत के पीछे और कोई नहीं, यक्षिनी का हाथ है। और यक्षिनी का नाम सुनते ही संजय आग बबूला हो गया और संजय ने कहा कि यक्षिनी यक्षिनी यक्षिनी, कितने सालों से सुनता आ रहा हूँ इस यक्षिनी के बारे में। आखिर कौन है ये यक्षिनी? ये सिर्फ आप लोगों का एक वहम है और कुछ भी नहीं। पिताजी और बड़े भैया की मौत के पीछे कुछ और वजह है। ऐसी अंधविश्वास बातों को लेकर मत बैठिए। और इसके जवाब में संजय की माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी भी यक्षिनी पे भरोसा नहीं किया करते थे। उन्हें लगता था ये सिर्फ एक काल्पनिक है। जब वो शहर में काम करने के लिए जाते थे तो अक्सर उन्हें वापस लौटने में देर हो जाती थी और काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती थी। मैंने उन्हें कसम दी थी कि वो कभी उस पुराने जंगल वाले रास्ते से ना आए, लेकिन एक दिन उन्होंने ये कसम तोड़ दी। वो उसी जंगल वाले रास्ते से आ रहे थे क्योंकि गांव वालों ने भी उन्हें रात में उस जंगल से आते हुए देखा था, लेकिन बीच जंगल में वो कहाँ गायब हो गए आज तक किसी को पता नहीं लग पाया है। बेटा, मैंने तुम्हारे बड़े भैया को ये देखने के लिए भेजा था कि आखिर तुम्हारे पिताजी रह कहाँ गए हैं, और जब तुम्हारा बड़ा भाई पूछते पूछते उस जंगल में गया तो वो भी वापस नहीं लौटा। और अब मैं नहीं चाहती कि तुम उस गांव में वापस जाओ और तुम्हें भी कुछ हो जाए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ जीने का एक ही सहारा है और वो सिर्फ तुम हो। संजय ये सारी बातें सुन के थोड़ा शांत हुआ और उसने कहा कि माँ, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, ये यक्षिनी वगैरह कुछ भी नहीं होता है। मेरी बात मानो, इन सब के पीछे किसी और का हाथ है और मैं चाह रहा हूँ उनका पता लगाने। संजय की माँ रोने लगी और उसे पता था कि अब उसका बेटा नहीं रुकेगा। वो तुरंत अपने घर के मंदिर में गई और वहाँ से एक लाल धागा लेकर आई, और वो लाल धागा संजय की माँ ने
संजय के हाथ पे बांध दिया और कहा कि कुछ भी हो जाए इसे हाथ से मत उतारना। संजय ने अपनी माँ का मान रखते हुए उस धागे को अपने हाथ पे बंधवा लिया और पैकिंग करके अपने गांव के लिए निकल गया। पूरे रास्ते सिर्फ वो एक ही बात सोचता रहा कि इतने सालों बाद गांव में आखिर क्या क्या बदलाव आए हुए होंगे, और सबसे बड़ी बात, उस जंगल में आखिर है क्या ऐसा कि उसके पिताजी और उसके बड़ा भाई उस जंगल में गायब हो गए। उसने कई सालों बाद अपनी गांव की ज़मीन पे कदम रखा। उसकी पुरानी बचपन वाली ज़िंदगी जैसे उसी की आंखों के सामने एक पिक्चर की तरह चल रही हो। उसका पूरा बचपन एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया था। वो चाहता तो नहीं था उस गांव में वापस कभी आना, लेकिन उस सवाल का जवाब लेने के लिए उसे आखिरकार आना ही पड़ा। उसने कई सालों बाद अपने घर का चेहरा देखा। उसके घर में धूल की एक मोटी परत जम चुकी थी। कई सालों से वहाँ पर कोई नहीं आया था। उसने अकेले ही अपने घर की सफाई करी और उस काम के लिए निकल गया जिस काम के लिए वो वहाँ पर गया था। उसने गांव में पता किया तो उसे पता चला कि उसके पिता और बड़े भाई सिर्फ अकेले नहीं हैं जो उस जंगल में गायब हो गए। ऐसे गांव में कई लोग थे जो कि उस जंगल में गायब हुए थे और उनका कुछ पता नहीं चला था कि आखिर वो गए तो गए कहाँ पर। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उस बूढ़े आदमी ने संजय को पहचान लिया और उसके पिताजी का नाम लेते हुए कहा कि तुम घनश्याम के बेटे हो ना? जिसके जवाब में संजय ने हाँ बोला और उस बूढ़े आदमी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हारे पिताजी काफ़ी नेक इंसान थे, लेकिन इतनी रात को उन्हें उस जंगल से नहीं आना चाहिए था। और संजय ने यह बात सुन के फिर से उस जंगल के बारे में उस बूढ़े आदमी से पूछा, अरे अंकल, आखिर क्या है इस जंगल का रहस्य? जिसके जवाब में उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, वो एक जंगल नहीं है, वो एक मायावी जंगल है, और वो मायावी जंगल घर है यक्षिणी का, जो कि रात के समय वहाँ घूमती है। उसने कई लोगों को रात के वक्त अपना शिकार बनाया है, और उसने आज तक जिसका भी शिकार किया है वो जिंदा नहीं बचा। बेटा, उस जंगल से जितना हो सके उतना दूर रहो, और रात के वक्त तो उसके आसपास भी मत भटकना, क्योंकि वो एक मायावी जंगल है। जो उसके माया जाल में फंस जाता है वो कभी बाहर नहीं आ पाता। संजय ये सारी बातें सुन के ऊब चुका था। उसने अब ये फैसला किया कि वो दिन में नहीं, रात में उस जंगल में जाएगा और पता लगाएगा कि आखिर क्या है ये यक्षिणी का रहस्य। आखिर क्यों हर कोई इस जंगल से इतना खौफ खाता है? आखिर क्या होता है जंगल में रात को? इन्हीं सब बातों का पता लगाने के लिए वो एक बार फिर से अपने घर गया और बस इंतज़ार करने लगा शाम का, अंधेरा होने का। वो अंधेरा होते ही निकल जाने वाला था उस जंगल के रहस्य को सुलझाने के लिए। शाम हुई और अंधेरा भी हो ही गया। संजय तैयार था उस जंगल की तरफ निकलने के लिए और सारी तैयारी के साथ टॉर्च लेके और अपना स्मार्टफोन फुल चार्ज करके निकल पड़ा वो उस जंगल की तरफ। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसे कुछ पुलिस वाले मिले। उन पुलिस वालों ने संजय को रोका और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? जिसके जवाब में संजय ने कहा कि वो बस शहर के लिए जा रहा है। उन पुलिस वालों ने बताया कि शहर की तरफ जा रहे हो? मेरी बात सुनो, मैं जो रास्ता बता रहा हूँ उस रास्ते से जाना, उस जंगल वाले रास्ते से मत जाना। अंधेरा हो चुका है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और संजय ने उस पुलिस वाले से पूछा, अच्छा क्या हो सकता है वहाँ पर? जिसके जवाब में उस पुलिस वाले ने बताया कि वहाँ पर कई लोग लापता हुए हैं और जो भी वहाँ पर लापता हुआ है उसका कोई नामो निशान आज तक नहीं मिला है। मेरे बड़े बुजुर्ग बताया करते थे कि उस जंगल में यक्षिणी का राज है और रात के वक्त जो भी वहाँ जाता है वापस नहीं आता है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि तुम उस जंगल वाले रास्ते से तो मत ही जाना। ये सारी बातें सुनने के बाद भी संजय इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देता है और उस जंगल के अंदर घुस जाता है। जंगल के अंदर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा भयानक था। वो उस जंगल के जितने अंदर घुस रहा था उसे एक नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी, जैसे वो उस जंगल में अकेला नहीं है। वक्त बीतता गया, अंधेरा पड़ता गया, संजय उस जंगल के अंदर जाता रहा और तभी अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगी। चारों तरफ एक अजीब सी खुशबू आने लगी
वो खुशबू संजय को मदहोश सी कर रही थी। तेज हवा और उस खुशबू के बीच में संजय अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसके दिमाग पे वो खुशबू कुछ ऐसा असर कर रही थी जैसे शराब इंसान के दिमाग पे असर करती है। संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मौसम में इतनी जल्दी बदलाव कैसे आ सकता है और ये खुशबू चारों तरफ बिखर कैसे सकती है। अचानक से संजय को एक झाड़ी में कुछ हलचल नजर आती है। संजय सावधान हो जाता है कि उस झाड़ी में कुछ भी हो सकता था, कोई जंगली जानवर या फिर कोई और। संजय पूरी तरह से सावधान हो जाता है और सिक्योरिटी के लिए लाई हुई बंदूक को निकाल लेता है। संजय धीरे धीरे अपने कदम पीछे बढ़ाने लगता है और उसकी गन पॉइंट उसी झाड़ी की तरफ थी। और अचानक से उस झाड़ी से एक लड़की निकलती है, जिसे देखकर संजय हैरान हो गया था। संजय उस लड़की से पूछता है कि कौन हो तुम? इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? वो लड़की अपना सर पकड़ के उठती है और संजय से कहती है, तुम क्या कोई चोर डाकू हो? संजय ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और संजय कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ डाकू मंगल सिंह। ढोलकपुर में मैं ही चोरियाँ किया करता था। और अब चुपचाप से बता दो कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कहीं तुम ही तो नहीं यक्षिणी हो और पूरे गांव वालों को तुमने बेवकूफ़ बना रखा है? जिसके जवाब में उस लड़की ने बताया कि वो भी यक्षिणी की तलाश में इस जंगल में आई है। वो एक व्लॉगर है जो कि हॉन्टेड प्लेसेस पे जाती है। संजय ये सब सुन के अपनी गन को नीचे रख देता है और उस लड़की से कहता है कि अच्छा, तो तुम इतनी रात को यहाँ पर व्लॉगिंग कर रही हो, है ना? अपना कैमरा दिखाओ। वो लड़की बताती है कि उसका कैमरा टूट के गिर चुका है। और संजय फिर उस लड़की से कहता है, ये मेरा हाथ देख रही हो जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ? यहाँ सीधी सीधी चलती जाओ, बाहर निकल जाओगी इस जंगल से। हाँ, कोई रास्ते में जंगली जानवर ना मिला तो। और जंगली जानवर का नाम सुनते ही वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो संजय को जंगल के बाहर तक चलने के लिए कहती है। संजय जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो एक लड़की को इतनी रात को ऐसे मना भी नहीं कर सकता था मदद के लिए, और वो उस लड़की के साथ बाहर की तरफ चल देता है। वो रास्ते में एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे थे। तभी अचानक से उस लड़की का हाथ संजय के हाथ पे बंधे हुए उस लाल धागे से टच हो जाता है और उस लड़की का हाथ मानो जल सा जाता है और वो लाल धागा एक अजीब सी चमक के साथ चमकने लगता है। वो लड़की कहती है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या धागा है? इसे उतार के फेंक दो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। संजय ये देख के हैरान हो चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके हाथ पे बंधा हुआ धागा ऐसे चमक कैसे सकता है? उस लड़की के जरा से छू दे उसकी उंगली जल कैसे सकती है? संजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसे धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा था, क्योंकि उस लड़की की आवाज़ बदलने लगी थी। फेंक दो, ये मेरा हुक्म है, फेंक दो इस धागे को। संजय समझ चुका था कि ये कोई आम लड़की नहीं है और संजय ने घबराते हुए पूछा कि कौन हो तुम? जिसके जवाब में उस लड़की ने बताया कि मैं हूँ रात की रानी यक्षिणी। उस धागे को फेंक दो अपने हाथ से। संजय समझ गया था कि अगर उस धागे को उतार देगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा।